मैं अब इसको लाइव करूँ। जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है वालेकुम आप अस्सलाम। जो आप लोग आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आज के हमारे मेहमान है मोहम्मद इब्राहिम रहमान, जो कि अस्सलाम बैचलर वालेकुम। यूनिवर्सिटी से। और हम इनसे कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं जर्मनी में बैचलर स्टडीज़ को लेके, अंडर ग्रेड स्टडीज़ को लेके। तो हम लोगों ने ये सेशन इसीलिए डिज़ाइन किया आज कि हम जितना पॉसिबल हो सके, जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकें आज हम इब्राहिम से पूछें, क्योंकि वो खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं और उन्होंने खुद ये सारा मतलब प्रोसेस किया भी है, अप्लाई भी किया है और माशाल्लाह से आज वो जर्मनी में बैचलर स्टडी कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनसे बेहतर हमारा जो है ना इन सवालों के जवाब और भी लोग दे सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से वही अवेलेबल है। हम तो इब्राहिम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी, आप सुनाएं। ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। इब्राहिम से हमारी मुलाकात TU ट्रिस्टन में हुई, जहाँ पे मैं मास्टर्स कर रही थी नैनो बायोफिज़िक्स में। और इस वक़्त मैं PhD के लिए मूव कर रही हूँ ट्रिस्टन से। लेकिन इब्राहिम अभी भी मेरे ख्याल में TU ट्रिस्टन से ही अपना बैचलर कर रहे हैं या मूव करने का प्लान कर रहे हैं। थोड़ा सा मूव करने का प्लान है, लेकिन ट्रांजिशनल फेज में है फिलहाल मेरी पढ़ाई। अभी सही, अभी मेरा TU डॉर्टमुंड में मैं जाने का इरादा है। वैसे इरादा तो खैर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, सही, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल ड्रेज़न से ही क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी। आज का सेशन बेसिकली हमारा है अपॉर्च्युनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर अंडरग्रेड स्टडीज़ इन जर्मनी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, आपने जर्मनी ही क्यों चूज किया? मैंने बस मेरा दिल था कि मैं जर्मन ज़बान सीखूं और फिर एक डिफरेंट लैंग्वेज में जो है एक्सपीरियंस करूं पढ़ाई और एक डिफरेंट लाइफस्टाइल। बस एक दिल करता था मेरा शुरू से ही कि सीखनी है जर्मन ज़बान और जर्मनी जाके पढ़ना है। कि खैर जर्मनी स्पेसिफिक तो नहीं, शुरू में मैंने ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ देखी थी, लेकिन बस दिल था कि एक जर्मन सीखने का बड़ा मेरा ना, तो तो कोई वहाँ से ये मोटिवेशन कहीं से मिली पर्टिकुलरली जर्मन लैंग्वेज के लिए, या ड्यूरिंग मु- स्कूल और कॉलेज? नहीं, मुझे बस ज़बानों का शौक है कि मेरी कोशिश वैसे काफ़ी रही है कि मैं लैंग्वेजेस सीखूं। बस टाइम जो है उस मिल नहीं पाता सीखने सही, का, लेकिन सही, मुझे शौक शौक था लैंग्वेजेस सीखने का। तो इसलिए फिर मैंने जर्मन से स्टार्ट करा और फिर यहाँ तो पहुंचा हूँ। अब देखते हैं सही, आगे क्या कौन सी जबान मुझे कहाँ लेके जाती है। जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले ये कि आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करा दें कि आपने कॉलेज कहाँ से पढ़ा, आपने क्या जी, पढ़ा कॉलेज में और स्कूल में भी, तो वो लोगों के लिए देखने के लिए आसान हो जाएगी। मैंने कराची में भेरिया कॉलेज से पढ़ाई करी थी। ए हुँ, लेवल्स का स्टूडेंट था मैं, ओ ए लेवल्स करा था। और मेरे सब्जेक्ट्स जो हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटिंग थे। हुँ, उसके बाद मैंने 10 मंथ्स जो है गए थे कराची में, जर्मन सीखी थी A1 हुँ, से लेके B2 तक। हुँ, और फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था, लेकिन मैंने डायरेक्ट स्टडीज से पहले एक सेमेस्टर जर्मन यहाँ पे आके पढ़ी थी TU ड्रेसन में। तो सही, उसका मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंट तरीके होते हैं यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करने के। जो मेरे लिए जो सबसे अच्छा तरीका था वो ये था कि मैं B2 तक पाकिस्तान में जर्मन सीखूं, फिर एक सेमेस्टर यहाँ पे जर्मन सीखूं। सही, उसके बाद फिर TU ड्रेसन से मैंने इंफॉर्मेटिक या कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई हुँ, शुरू करी। और बस उसके बाद तो अब यहाँ हूँ। सही। अच्छा, अक्सर होता है कुछ कंट्रीज़ में वो आप लोगों को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज उस कंट्री में आके सीखनी होती है। मतलब वो लाइक वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या स्टार्ट में उनको रिक्वायर्ड नहीं होता कि आप एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करें, उसके जी, बाद हम आपको एडमिशन देंगे। तो जर्मनी में ये कैसे है? मतलब आपके पास ऑलरेडी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपको एडमिशन मिलता है, या क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट अपना बैचलर आते ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप उससे पहले एक लैंग्वेज का सेमेस्टर करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपने इंटर किया हो कि आपके 12 साल की अगर एजुकेशन हो, तो आप अगर स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि हुँ, आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने इंटर किया हो। हुँ, तो जो स्टूडेंट कॉलेज और जो लैंग्वेज सेमेस्टर जो मैंने किया था, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास एक B1 के एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अब वो गोएथे से हो या किसी और लैंग्वेज स्कूल से हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास एक B1 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपका एक एंट्री टेस्ट होता है। उस एंट्री टेस्ट के लिए रिकमेंडेड है कि आपने एटलीस्ट B2 तक जर्मन सीखी हुई हो। सही। तो जो आपको जी वैसे इस लैंग्वेज वाले पार्ट पे भी हम एक पॉइंट पे आएँगे। सबसे पहले ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कौन-सी ऐसी फ़ील्ड्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं जिनमें अगर आप बैचलर्स करते भी हैं जर्मनी में तो लेटर ऑन जी उसका फ़ायदा है या उसमें जॉब्स के चांसेस ज़्यादा है? एक तो हम ये चीज़ डिस्कस कर देंगे और फिर जी इससे भी पहले मैं चाहूँगी आप पहले ये बताएँ ऑडियंस को क्योंकि अक्सर ये एक सवाल होता है, कुछ लोगों को लगता है कितना क्लियर है, कितना नहीं। जर्मनी में बैचलर्स के लिए ट्यूशन फ़ी है या नहीं है? आप कुछ पे करते हैं या नहीं? जब मैं आया था तब ट्यूशन फी तो बिल्कुल भी नहीं थी, कि सेमेस्टर फी होती है जिस पे मैं अभी आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेट्स में जो है नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस हो गई हैं। जैसे आई थिंक बाडेन-वुर्टेनबर्ग में मेरे ख्याल से 1500 यूरोज या कुछ ऐसा पर सेमेस्टर वो चार्ज करते हैं। हुँ, लेकिन अब जैसे हम साक्सन में हैं, खैर मैं साक्सन में हूँ, यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं है। फिर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस नहीं है। कुछ हुँ। स्टेट्स हैं जहाँ पे अब चार्ज करी जा रही हैं। अब रिसेंटली ले स्टार्ट हुआ है। जी, लेकिन खर्चा जो है हर सेमेस्टर आपको एक थोड़ी-सी फीस पे करनी होती है, कि यहाँ पे TU ड्रेज़न में आई थिंक वो फिलहाल 287 यूरोज़ पर सेमेस्टर है। हुँ, लेकिन उसमें आपकी वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कहलाती है, उसमें आपका सेमेस्टर टिकट इंक्लूडेड होता है और कुछ सर्विसेज होती हैं, और एक ये स्टूडेंटन वर्क जो एक सर्विस तो नहीं, अब मैं हुँ। स्टूडेंटन वर्क पता नहीं कैसे उर्दू या इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं, हाँ, कि मतलब स्टूडेंट सर्विसेज़ के लिए ही है जस्ट स्टूडेंट सर्विसेज जो है उसकी आप एक कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो आपकी बेसिकली। ट्यूशन फी नहीं कहलाती। और हुँ, वो होती भी एक सेमेस्टर टिकट माइन्यूट जो सिस्टम है। जी, सेमेस्टर हुँ, टिकट मेन उसका वो हुँ। कंट्रीब्यूटर होता है। और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट कि आप कहाँ रह रहे हैं, मेरे ख्याल में उसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। आप फ्री ट्रैवल कर जी, सकते हैं, बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस ले सकते हैं, स्टूडेंट सर्विसेज़ ले सकते ज़ाक्सन में आप पूरा जो स्टेट है ड्रेज़न से बाहर आप किसी भी सिटी में जा सकते हैं सेमेस्टर टिकट पे, लेकिन विद इन द सिटी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो आप सेमेस्टर टिकट पे नहीं यूज़ कर हैं। सकते। हुँ, लेकिन अब हुँ, जैसे एनआरवे है जिधर डॉर्टमुंड है जहाँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे आप हर सिटी के अंदर भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो उधर के हुँ, सेमेस्टर टिकट पे यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। वे कुछ हैं जो कि सिर्फ सिटी का देते हैं, हुँ, स्टेट टू स्टेट भी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आई थिंक करता है हुँ, मैटर। सही। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी कि कौन से फ़ील्ड्स और डिसिप्लिन्स आपको लगता है मतलब अभी तक आप थोड़ा-सा इस चीज़ में आ गए हो, थोड़ा आइडिया होता है। एक तो इंटरेस्ट होता है डेफ़िनेटली किसी को जी कंप्यूटर साइंसेज़ में इंटरेस्ट है फॉर श्योर वो डिफरेंट है, किसी को मेडिसिन्स के लिए आना है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। जी लेकिन आपको क्या लगता है अभी तक आपको क्या आइडिया हुआ है कि कौन-सी डिसिप्लिन्स का यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन्स हैं जो कि थोड़े जनरल तरह के हैं, जिस तरह इंफॉर्मेटिक हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए। लेकिन फिर कुछ हैं जो कि थोड़े से स्पेसिफिक फील्ड्स हो जाती हैं। जैसे मैं अपना कोर्स चेंज कर रहा हूँ डेटा साइंस की तरफ। अब मुझे हुँ, नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेटा साइंस के कोर्सेज की बैचलर लेवल पे। यहाँ पे भी जर्मनी में भी ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है कि हुँ, TU डॉर्टमुंड में पिछले साल ही मेरे ख्याल से डेटा साइंस इंट्रोड्यूस हुआ है, और भी सही। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी ये रिसेंटली चीज़ें आई हैं। तो अब ये नई चीज़ें हैं जिनके यहाँ पे जॉब मार्केट तो काफ़ी है, हुँ, लेकिन अगर आपको ये पढ़ना हो तो आपको पहले ये करना होता था कि आप बैचलर करें, फिर आप मास्टर इन डेटा साइंस करें, फिर हुँ, आपकी उन स्पेसिफिक फील्ड्स में आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन सही। अब यहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि थोड़े से नीश जो फाख हैं आपके हुँ, कोर्सेज हैं, हुँ, उन उनमें आप हिस्सा ले सकते हैं, जो कि मेरे हुँ, ख्याल से पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हैं। खैर मैं इतना अपडेट हुँ, अप टू डेट नहीं हूँ, अगर हुँ, आ गए हो तो अच्छी बात होगी काफ़ी, लेकिन खैर सही। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। हुँ, उसके साथ फिर जॉब मार्केट जो है वो मिल जाती है जॉब, मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होती किसी को कि अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहें। मैं खैर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड वाला बंदा हूँ, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स तो काफ़ी हैं। सही। और
खुद तो नहीं कह सकता कि कितना आसान या मुश्किल है, लेकिन देखा है मैंने कि लोगों को यूजुअली मिल जाती हैं। और अगर आप पढ़ाई के दौरान अगर आप स्टूडेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी काफ़ी अवेलेबल हैं, कि काफ़ी डिफरेंट कोर्सेज के मुकाबले में मैंने देखा है कि अब काफ़ी सारे लोग हैं वो और जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जॉब्स होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं। कि मैंने खुद 2 डिफरेंट जो पार्ट टाइम जॉब्स करी वो मेरी फील्ड से रिलेटेड थी। फिर मेरा फ्रेंड तलाल जो एसएपी में काम करता है वो भी पढ़ाई के दौरान एज अ स्टूडेंट जॉब कर रहा है। अच्छा, ये भी लोगों को ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि अच्छा, चलिए हम तो जानते हैं, लेकिन एक तो और जॉब को लोगों को क्लियर कर दें कि कौन-कौन सी मतलब होती हैं या आप क्या-क्या कर सकते हैं, और लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल में और जॉब्स के लिए लैंग्वेज का थोड़ा क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट जी होता है। जबकि अगर आपको इन्फॉर्मेटिक्स में या कंप्यूटर साइंसेज़ की फील्ड में कोई मिलती है जॉब, तो थोड़ा इंग्लिश भी काम कर जाती है, राइट? जी जी। सबसे बेहतर। सही। जो टेक्निकल जॉब्स होती हैं उनमें इंग्लिश से आप बिल्कुल आसानी से गुजारा कर सकते हैं। मैंने खुद, मुझे जर्मन आती है लेकिन मेरी सारी जो काम वगैरह थे मेरे सब कुछ इंग्लिश में होता था। लेकिन और जॉब भी मैंने करी है उसके लिए, अब मैंने एज अ वेटर थोड़ा सा अरसा काम करा था शुरू में जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, तो उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज चाहिए थी। और अगर आपको जर्मन नहीं आती तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो प्रिंटिंग फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं वैसे इन चीज़ों को रेकमेंड नहीं करूँगा हम्म, कि आप और जॉब में आए, क्योंकि ये काफ़ी हेक्टिक होती हैं और काफ़ी आपका टाइम जो है इन चीज़ों में लग जाता है, आपकी स्ट्रेंथ इन चीज़ों में लग जाती है, पढ़ाई पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आपको कोई टेक्निकल जॉब यूनिवर्सिटी में ही या फिर किसी और कंपनी के साथ मिल रही है तो उसको हमेशा प्रेफरेंस दें। और सही। होती हैं यूनिवर्सिटी के आपके फैकल्टी के जो जॉब बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे आ रही होती हैं एवरी नाउ एंड सही। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज। और ठीक ज़रूरी ठीक। नहीं होता कि आप सिर्फ अपनी ही फील्ड का करें। अब जिस तरह शराज है, मेरा फ्रेंड शराज, वो नैनो टेक्नो में उसने मास्टर किया था, लेकिन उसकी स्टूडेंट जॉब जो थी वोडाफोन में थी और वो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थी। सही सही। तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं और काफ़ी बेहतर ऑल्टरनेटिव होता है और जॉब के मुकाबले में। सही। अच्छा, कुछ हमारे पास क्वेश्चंस भी इस हवाले से आ रहे हैं, हम उनको भी साथ-साथ लेंगे। लेकिन पहले हम ज़रा प्रोसीजर की तरफ आ लेते हैं, ज़रा हम टाइम कंस्ट्रेंट के साथ लेके जी चलेंगे कि अच्छा, आपने कहा कि आपने ए लेवल्स किया, उसके बाद जी आपने लैंग्वेज की जी और आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। जी अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, क्या पहले वैसे तो चलें ट्यूशन फी ऑफ है तो वो तो एक बेस्ट चीज़ है, लेकिन आपको हम्म, कुछ आइडिया है किसी स्कॉलरशिप के बारे में फॉर लाइक योर ओन सेल्फ, लाइक वी दिस मंथली लिविंग और समथिंग लाइक दिस? क्योंकि लोगों को अक्सर ये भी होता है कि ठीक है, हमें ट्यूशन फी तो नहीं है, लेकिन अगर हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो जी। वो उसके बारे में क्या है? तो वो ज़रा प्रोसीजर बता दें। स्कॉलरशिप का मुझे पाकिस्तान में रहते हुए तो मुश्किल है कि आपको बैचलर लेवल पे स्कॉलरशिप मिले। हुँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करें और आप अच्छे रिजल्ट्स शो करें तो हुँ, आप डॉइचलैंड स्टिपेंडियम जो होता है, हुँ, कि जर्मनी स्टिपेंड, आई गेस इसको हुँ, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, थोड़ा हाँ, अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वो मिल जाता है तो आई थिंक वो 150 या 300 यूरोस पर मंथ पे करते हैं हुँ, फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर और अप टू 3 सेमेस्टर्स। सही, ये इसके लिए मेरे ख्याल से आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में शायद अप्लाई कर सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने खुद तो कभी करा नहीं है। सही। लेकिन पाकिस्तान से ऑलरेडी अगर आपको स्कॉलरशिप कोई मिली हो तो बहुत मुश्किल है। यूजुअली हुँ, जो मैंने देखा है वो मास्टर्स वालों के लिए होती हैं या फिर अगर कोई हुँ। पीएचडी के लिए फंडिंग वगैरह हो, लेकिन बैचलर के क्योंकि लिए ऐसे स्कॉलरशिप उसको मिलना थोड़ा ज़रूरत मुश्किल भी है। नहीं पड़ती आपको बैचलर्स के लिए, क्योंकि ट्यूशन फी है नहीं, जी वो मेन जी। फैक्टर है जो यूके और यूएसए और बाकी कंट्रीज़ में है। जो तो आई आपका थिंक मेन खर्चा होता है यहाँ पे वो आपका रेंट और खाना पीना और इंश्योरेंस होता है, जो कि आपकी पढ़ाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नहीं, कि वो एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं भी रहेंगे अपने घर से हट के तो वो आएगा खर्चा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि मतलब अभी चलें, वैसे प्रेस्टन के हवाले से तो आप हमें बता सकते हैं, इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल सिटी। जी जी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट चलें अप्लाई करते हैं, उसका एडमिशन वगैरह सब हो भी जाता है, वो आ भी जाता है, तो आपको क्या लगता है वो कितना उसको बजट रखना चाहिए पर मंथ के हिसाब से? और कितना लाइक उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ही हैज़ टू पे और समथिंग लाइक दैट? एक तो उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, लेकिन हुँ, एज अ मिनिमम आप देखें कि आप जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे एवरेज रेंट क्या है।
जैसा ड्रेसडन में थोड़ा कम ही रेंट होता है कि अराउंड आपको 200-250 आसानी से घर मिल जाते हैं, इससे कम में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप एक 250 लगा लें एक एवरेज रेंट, उसके ऊपर आप अपनी इंश्योरेंस लगा लें जो कि आई थिंक करंटली 110 के अराउंड है, फिर आप तकरीबन 100 यूरो खाने पीने का लगा लें, तो पता नहीं कितना हो गया 250 450 के अराउंड। हाँ 450 के अराउंड हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई काफी लेविश लाइफस्टाइल है, आपका बाहर से खाना वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, आना जाना कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजें, तो जाहिर सी बात है आपका खर्चा ज्यादा आएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ पे आए, आप 1-2 महीने गुजारें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कितना खर्चा आ रहा है और आपको क्या चीज जो है कंट्रोल में लेकर आनी है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने इससे पहले कहा कि आपने लैंग्वेज का कोर्स जो सारा किया, लेकिन जी क्या वीजा की रिक्वायरमेंट आइल्स भी है? मतलब आइल्स भी जरूरी है, या इफ यू कुछ डूइंग जर्मन? कुछ कोर्सेज जर्मनी में बैचलर्स के इंग्लिश में हैं, अगर आप उनमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइल्स देना है, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। और उन कोर्सेज के लिए फिर आपको जर्मन सीखने की तो जरूरत नहीं है जब वो इंग्लिश में है। अगर वो इंग्लिश में कम्प्लीटली इंग्लिश में है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सॉरी जर्मन सीखने की। लेकिन अगर कुछ कोर्सेज हैं जो कि पार्टली इंग्लिश में होते हैं, पार्टली जो है जर्मन में होते हैं, तो उसके लिए आपको एक जर्मन की भी थोड़ी कम स्किल्स प्रोवाइड करनी होती हैं। आई थिंक A2 तक कुछ कोर्सेज का मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि आप A2 तक जर्मन दिखाएं, उनके लिए फिर आपको आइल्स भी दिखाना होगा, फिर जर्मन की जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी शो करनी होगी। अच्छा अच्छा। तो कोई मतलब अगर आप हमें थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकें कि फॉर एग्जांपल ईयर के कौन से टाइम में जो है वो एडमिशंस ओपन होते हैं, और कब से लोगों को अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर वो ए लेवल्स कर रहे हैं तो कब से तैयारी कर दें, ऑलरेडी देखना शुरू कर दें, और फिर कितना प्रोसीजर टाइम लेता है ये सब चीजें? सबसे पहली चीज तो चाहे आपने इंटर करा है या OA लेवल्स करे है, आपका इसमें टाइम लगेगा। तो आपको उस माइंडसेट के साथ आना होगा कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, और आपका टाइम लगेगा, और आपका हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा लग जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 10 मंथ्स जो जर्मन सीखी थी, आई थिंक अराउंड सितंबर से कोई जून तक अप्रोक्सीमेटली मेरा टाइम लगा था पाकिस्तान में ही जर्मन सीखने में। फिर एप्लीकेशंस जो हैं मार्च या मई में आई थिंक खुलती हैं, और जुलाई 15 तक डेडलाइन होती है। इस साल एक्सटेंड हो गई थी कोविड की वजह से, वरना यूजुअली जो है जुलाई 15 तक डेडलाइंस होती हैं, और फिर अक्टूबर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। अब मैं इधर आया था जर्मन का C1 करने, C1 करने के लिए 1 सेमेस्टर पहले पढ़ाई से। तो अब 1 सेमेस्टर अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुआ मेरा, और फिर वो मार्च तक चला। उसके बाद क्योंकि जो बैचलर कोर्सेज होते हैं ज़्यादातर वो विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो समर सेमेस्टर 2017 में मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी, तो तकरीबन मेरे 2 साल ही लग गए इस काम में। इसी तरह अब एक और लड़का है हमजा, वो भी ड्रेसडन में ही है, हमारे साथ ही आया था वो जर्मनी, उसने गोएथे में भी हमारे साथ ही B1 और B2 करा था। तो लेकिन वो इंटर करके आया था, उसने स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था। स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं और सीट्स कम होती हैं। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस है जो आप कर रहे हो और स्टूडेंट के लिए में क्या डिफरेंस है? जी मैं बताता हूँ, उसका पहले ये बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, तो उसका एडमिशन नहीं हो पाया था शुरू में, तो फिर उसने 1 साल बाद स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करा था, और फिर इस तरह उसका भी थोड़ा टाइम लग गया। और मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिनका टाइम लगा है अच्छा खासा। स्टूडेंट कॉलेज और जर्मन लैंग्वेज सेमेस्टर में फ़र्क ये है कि A लेवल्स अगर आपने करा हुआ होता है तो आपने अगर C1 या C1 आपने जर्मन लैंग्वेज स्किल्स शो करी तो आप डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से ही C1 करना मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट C1 जो है वो जर्मनी से आके करें। तो ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है 1 सेमेस्टर की ये C1 की पढ़ाई। लेकिन अगर ये ना भी पार्ट लूँ इसमें, अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन हो तो मैं पाकिस्तान से ही डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट बैचलर स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन जर्मनी की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, और इंटर वाले जो होते हैं उनके 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। तो उनको फिर स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन करना होता है, वो 1 साल की पढ़ाई होती है, उसमें आपको जर्मन सिखाते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, इस तरह के रिलेटेड सब्जेक्ट्स सिखाते हैं आपके
फील्ड से स्पेसिफिक। थोड़ा मुश्किल होता है उसमें एडमिशन लेना, लेकिन अगर आपको एडमिशन उसमें मिल जाता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो ज्वाइन करें, कि उसकी वजह से आप हिचकिचाएं नहीं, बल्कि अगर ए लेवल्स वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती स्टूडेंट को लाइक ज्वाइन करने की, तो ए लेवल्स वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता। क्योंकि जब मेरा यहाँ पे बैचलर स्टार्ट हुआ तो मैंने जर्मन तो सीखी हुई थी, लेकिन मैंने जर्मन में कोई चीज़ नहीं सीखी थी, कि मुझे मैथमेटिकल टर्म्स वगैरह किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि मैथमेटिकल सेट को क्या कहते हैं। तो जो लेक्चर में जब वो कुछ चीज़ें कह रहे थे वो मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, और थोड़ा सा टाइम लगा था इसमें एडजस्ट होने में मुझे। स्टूडेंट को लेकर ये फ़ायदा होता है कि आप एक साल जो है फिजिक्स और मैथ और कंप्यूटिंग और इस तरह की चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, तो आपकी एक बेसिक नॉलेज पहले से डेवलप हुई भी होती है, और आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि जर्मन में पढ़ाई कैसी होती है। तो ये है कि अगर आपने इंटर किया हो तो आपको स्टूडेंट को लेकर करना होता है, अगर आपने ए लेवल्स किया हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान से ही पूरी जर्मन सीख कर आएँ। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक सेमेस्टर यहाँ पे जर्मनी में आके सीखें, क्योंकि पाकिस्तान में आप सिर्फ क्लासरूम में जर्मन सीखते हैं, और उसमें भी आप उर्दू में समझा रहे होते हैं एवरी नाउ एंड देन जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। जर्मनी यहाँ आके आपको पर इंटरेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इंटरेक्शन होता है, आपका दिमाग ट्रेन होता है कि जर्मन में सोचना कैसे है, कि नॉर्मल चीज़ें जर्मन में कैसे करनी है, तो फिर आप पिकअप कर लेते हैं चीज़ें। अब कोई 2-3 लोग बातें कर रहे हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में, क्योंकि टीचिंग भी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होती, वो भी मजाक भी कर रहे होते हैं और आसान तरीके से चीज़ें समझा भी रहे होते हैं। तो उसमें जो तरीका होता है समझाने का वो फिर आप पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में सीखी हो इस सवाल के लिए किस तरह आपने जवाब को फॉर्मुलेट करना है, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें आपको मुश्किल होगी। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप 2016 में आई फर्स्ट जी। ईयर में? ओके, 2016 में। तो अच्छा, कितने सेमेस्टर्स कितने हैं? और आपने कहा कि आपने एक साल जो है वो लैंग्वेज पे भी किया, तो आपके ख्याल में तकरीबन कितने साल में आप बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब इन जनरल? यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट साइट कहते हैं कि रेगुलर स्टडी पीरियड 6 सेमेस्टर्स होता है, और रिकमेंडेड अप टू 10 सेमेस्टर्स होता है। तो 6 सेमेस्टर आपके 3 साल के बराबर होते हैं, लेकिन 3 साल में बैचलर करना एक टेक्निकल कोर्स में मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल काम है। कि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो या एक्सक्यूज मी मेरे ही ये कंप्यूटर साइंस के कोर्स वाले जो और स्टूडेंट्स हैं, उनमें अगर तो आप बहुत ही कोई चीते बंदे हैं तो आप 3 साल में बैचलर हो सकता है कि आप कर लें, लेकिन यूजुअली टाइम ज़्यादा लग जाता है। आई थिंक मास्टर्स वाले भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो 4 से ज़्यादा सेमेस्टर्स लगा लेते हैं हाँ, कि रिसर्च। आप जी 3 साल में हो सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा कोई मेहनती बंदे हैं, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके एटलीस्ट 1 या 1.5 साल और लग जाएंगे। और इन 3 साल में जो मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई कंप्लीट कर भी सकता है, तो दैट मीन्स कि वो कोई और जॉब या एक्स्ट्रा जॉब नहीं कर रहे हैं, समथिंग जी लाइक फिर दैट? वो यही है कि आप ऑल इन वाला सीन है कि आपने बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, क्योंकि अगर आप जॉब वगैरह भी कर रहे हैं तो अगर आप कोई स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो 20 आवर्स पर वीक होगी, तो आपने अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड करना होगा। तो काफी हेक्टिक हो जाएगा अगर आप हर चीज ऑन टाइम करना चाहें, और करना भी नहीं चाहिए। हर चीज को सही तरीके से करना चाहिए, हर चीज अपने वक्त में ही होती है, चाहे ज्यादा टाइम लगे या कम टाइम लगे, जब होना है तभी होगी। तो जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहिए। सही, ओके। अच्छा, अब हम इस पे भी आते हैं कि जैसे जब फॉर एग्जांपल जब आपका एडमिशन हुआ, तो वो जी वीजा प्रोसीजर वगैरह आपने सारा ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था? क्योंकि आप कराची से हैं तो मे बी आप उस हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि वीजा प्रोसीजर आपने कैसे लिया, क्या-क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई जी। बैंक स्टेटमेंट्स की कुछ शो करनी थी, या क्या प्रोसीजर? देखें, जब आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तब तक आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप एक जगह करके बैठ चुके होते हैं, कि आपके एक सेट बन चुका होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह का। उसके बाद आपका जब एडमिशन आ जाता है फिर आपको वीजा के लिए सिर्फ आई गेस एक बैंक अकाउंट और खोलना होगा, और वीजा के जो फॉर्म्स फिल करने हैं, तस्वीरें वगैरह उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि पासपोर्ट बनाएं, ये चीजें दिखाएं, ये चीजें करनी होंगी। कि एक दफा आपका एडमिशन हो गया फिर सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना है, लेकिन उससे हटके कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज मेरे ख्याल से नहीं है।
सही। जब और मैं ये आया उसके जी लिए जब जिधर आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, ये वहां के लिए जहाँ पे आपने जर्मन लैंग्वेज में करना है, इसलिए आपको मजीद कोई फॉर एग्जाम्पल आइल्स वगैरह की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले भी बता दिया। लेकिन जी अगर किसी का इंग्लिश में है तो उसको वाइल्स का भी शो करना होगा। देखें, अगर इंग्लिश में भी कोर्स है तो जब आप अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में वो आपसे आइल्स तो मांगेंगे, तो हाँ, उस वक्त उसी तक वक्त आपके पास ऑलरेडी आइल्स होना तो होगा। जरूरी है। ठीक तो है। उसके लिए फिर आपको वीज़ा के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होगा। वीज़ा के लिए आपको बस मेन चीज़ मेरे ख्याल से बैंक अकाउंट होगी और जो ब्लॉक्ड हम्म। अमाउंट की जिनकी रिक्वायरमेंट है वो शो करनी होगी। आप सही। ये इस चीज़ का ख्याल रखें, जब मैं आया था तो कराची कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम्म। इस्लामाबाद की आई थिंक जो एम्बेसी है जर्मन, वहाँ पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होता था, लेकिन अब आई थिंक कराची कॉन्सुलेट में भी अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सही। और मेरे ख्याल में अपॉइंटमेंट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, एटलीस्ट हम्म। मैंने ये सुना है लोगों से। तो हम्म। बेहतर होगा कि चाहे आपका एडमिशन आया हो या ना आया हो, आपने जो एक अंदाजन जो एक अपना टाइम टेबल बनाया होगा कि होपफुली इस वक्त तक मेरा यहाँ पे एडमिशन हो चुका होगा, हम्म। आप उसके हिसाब से जल्द से जल्द ही अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सही। खुदा ना खास्ता आपका काम नहीं बन पाता तो फिर बस आप उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देगा। लेकिन ऐसा ना करेगा कि आप कैंसिल ना करें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि उसकी वजह हाँ, से फिर किसी और बंदे के, बिल्कुल। के लिए मुश्किल सांसें होगी। बिल्कुल। सही, सही। और कितना टाइम लगा था, मतलब आपका, जब आपने अप्लाई किया, अपना इंटरव्यू वगैरह वीज़ा के लिए हुआ, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ, आया? और ऐसी कोई डेडलाइन भी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है? जून में जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एडमिशन हो गया है एंड दे वांट यू टू बी देयर बाय अक्टूबर, और अगर आप लेट आते हैं, तो उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल? एक तो वीज़ा आई थिंक 1 मंथ या 1 मंथ 1 वीक या 2 वीक्स में आ गया था मेरा। मुझे सही से याद तो नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जुलाई 20th या 21st ऐसी किसी डेट को अप्लाई करा था और लेट अगस्त में मेरा वीज़ा आ गया था। सही। तो ये है कि अगर आप लेट भी आते हैं तो उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना होगा, और वो सही। काफ़ी केसेस में जो है आपको एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको पढ़ाई हुँ, स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं आप देर से आ जाओ और हुँ, हम आपकी मेट्रिकुलेशन कर देंगे। तो सही। ये चीज़ जो है फिर आपको अपने यूनिवर्सिटी के जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पता करना होगा कि क्या करना हुँ, चाहिए अगर आपके वीज़ा आने में देर हो रही है। हुँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। कुछ केसेस में होता है कि अगर बहुत ज़्यादा देर हो रही होती है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं सॉरी, आप यहाँ पे अब नहीं स्टार्ट कर सकते। और हुँ, कभी-कभी वो ऑफ़र करते हैं कि वो अगले जो सेमेस्टर में। सेमेस्टर तो नहीं, कि जब अगली दफ़ा जब पढ़ाई स्टार्ट हो रही हो, क्योंकि अगर हुँ, वो विंटर सेमेस्टर में ही हो रही है तो फिर 1 साल बाद हाँ, होएगी। तो अच्छा। वो तब तक वो फिर आपका जो एडमिशन है उसको आगे कर देते हैं कि आप इस सही, सेमेस्टर से जॉइन करेंगे। लेकिन सही, ये है सही। कि ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है और आपके अपने हुँ, पर्सनल केस पे डिपेंड करती है। सही। तो जिस तरह अभी लेकिन आप कर रहे हो, सॉरी, गो अहेड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टाइमली आप चीज़ें करें तो इस तरह के मसले नहीं आएँगे। इस हुँ, साल शायद आए हों क्योंकि अब अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गया है कि सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। लेकिन हुँ, अगर चीज़ें नॉर्मली जिस तरह चलती हैं वैसी हों, तो अगर आप जून-जुलाई तक अपने सारे प्रोसेसेस स्टार्ट करें, तो आपको टाइमली जो है वीज़ा इंशाल्लाह मिल जाएगा हुँ, और आप आसानी से टाइम पे आ सकते होंगे यहाँ पे। सही। तो अभी जिस तरह ये एक आपका सिचुएशन है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी चेंज करना चाह रहे हो, जी, तो उसमें मतलब क्या प्रोसीजर है? अगर कोई स्टूडेंट आता है, उसको आफ्टर 1 और 2 सेमेस्टर्स को समझ नहीं आती, वो जी। कहीं और अप्लाई करना चाहता है या मूव करना चाहता है, कितना ईज़ी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके रिक्वायरमेंट्स का तो मैं ऐसा सच नहीं कह सकता। आपने बस ये करना होगा कि आपने जिस तरह पहले अप्लाई करा था यूनिवर्सिटी में उसी तरह आपने दोबारा अप्लाई करना होगा। लेकिन इस दफ़ा जो है आपने शो करना होगा अपने एडमिशन लेटर तो आपको आ जाएगा, हुँ, लेकिन आपकी जो एनरोलमेंट होती है, आपकी मैट्रिकुलेशन के लिए आपको ये अपनी करंट यूनिवर्सिटी से आपको एक्स मैट्रिकुलेट कराना होगा अपने आप को, और उसका प्रूफ दिखाना होगा यूनिवर्सिटी को कि आपने हाँ ये यूनिवर्सिटी छोड़ दी है और अब आप हुँ, यहाँ पे आना चाह रहे हैं। हुँ, एक ये है, फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक लेटर ऑफ नो ऑब्जेक्शन माँगती हैं आपसे। हुँ, उसके लिए फिर आप अपना जो आपका प्रूफिंग सब्मिट होता है, आपका एग्ज़ामिनेशन ऑफिस होता है आपके फैकल्टी का, आप हुँ, उनसे कहते हैं कि आप मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के दे दें क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी चेंज कर रहा हूँ।
तो वो आपको कभी कभी सबमिट करना होता है, हर यूनिवर्सिटी ये नहीं मांगती। और उसके बाद फिर बस वीजा का है कि आपने फिर वीजा ऑफिसर से डील करना है कि उन्हें बताना है कि मैं अपना कोर्स चेंज कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो मैं इसका कोई आपको कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकता कि वो क्या कहते हैं आगे से, क्योंकि मेरा खुद का अपॉइंटमेंट अब अगले हफ्ते है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक ठीक। लेकिन ये लेकिन पॉसिबिलिटी है, मतलब लोग करते लेकिन हैं। मैंने उनसे फोन पे बात करी थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं मसला तो नहीं होना चाहिए। हम्म, तो सही। उम्मीद है कि वो सही कह रहे होंगे और कि ऐसा ही होगा कि आगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन होना तो नहीं चाहिए। देखते हैं आगे फिर। अच्छा, आपने ये बात की कि आपको वीजा प्रोसेस के लिए वहां पे बैंक अकाउंट खोलना होगा और ये सब कुछ। जी लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्या हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट शो करनी है। एक तो वो वीजा की रिक्वायरमेंट, आई नो जर्मन वीजा की रिक्वायरमेंट है कि 8,000 टू 10,000 यूरो आपको शो करने होते हैं, लेकिन वो स्टडीज के लिए नहीं होते। वो जी बेसिकली जी आपके अपने लिए होते हैं, वो आपके पास ही होते हैं, आप सेव करके लेटर ऑन राइट। वापस भी कर लेके जा सकते हैं, वट। लेकिन बैचलर्स के लिए कोई डिफरेंट सिचुएशन है, या मतलब क्या है, मतलब आपको अपने फाइनेंशियल क्या प्रूव करना है। मतलब कभी कभी होता है ना, इसकी वजह से भी वीजा अक्सर लोग का रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके पास इनफ फाइनेंशियल प्रूफ नहीं होते। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मुझे अब सही से तो नहीं याद, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ ब्लॉक्ड अमाउंट दिखाई थी और कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिखाया था अप्लाई करते हुए। अच्छा। लेकिन हो सकता है कि अब उन्होंने रिक्वायरमेंट्स चेंज कर दी हो, तो उसके लिए आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट चेक करनी होगी, ठीक है। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं। मेरे ठीक। टाइम में आई थिंक 8,100 या 8,600 यूरोज आपको दिखाने होते थे ब्लॉक्ड अमाउंट, लेकिन हम्म, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा कर दिए। सही। और आई थिंक अराउंड 10,000 है, इस वक्त मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, तो अभी तक का आपका फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोशल लाइफ के हिसाब से बात करें, आपका एक्सपीरियंस जी कैसा रहा है? मतलब आपको बहुत मुश्किल हुई है सेटल होने में, या आपको लगता है अगर आपको लैंग्वेज आती है तो इट्स स्टिल इजियर एज कम्पेयर टू समवन हु इज जस्ट कमिंग विद इंग्लिश और समथिंग? व्हाट डू यू अगर थिंक? लैंग्वेज आती है तो आसानी तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि हम्म, अब काफ़ी सारे लोग हैं उनके लिए मैं कभी कभी जो है कॉल्स वगैरह कर रहा होता हूँ या ईमेल्स बना रहा होता हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत अगर कोशिश करी हुई हो जर्मन सीखने की, एटलीस्ट A2 या A1 भी करा हुआ हो, तब भी आपका हम्म, काम चल जाता है यहाँ पे। क्योंकि हम्म, अब जैसे ड्रेसडन है, यहाँ पे भी काफ़ी इंटरनेशनल आवाम है कि आप सड़क पे जाएंगे तो आपको काफ़ी लोग देखेंगे जो जो नेटिव जर्मन्स नहीं होंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा मसला होगा अगर आपको जर्मन बिल्कुल भी ना आती हो। लेकिन लेकिन बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट थोड़ी सी जर्मन सीख जाएं, ताकि आपको नंबर्स का पता चल जाए कि पैसे अगर आपने बिल पे करना है तो कितना पे करना है, कहीं जाना है तो स्ट्रासे क्या होता है, कि आपका हल्टेस्टेले आ गया है या नहीं आया है। थोड़ी बहुत जर्मन तो आनी चाहिए, उसके बगैर तो मेरे ख्याल से अच्छी बात भी नहीं होगी कि आप एक जगह पे आके रह रहे हैं और वहां का कुछ आप सीख नहीं रहे हैं। सही। लेकिन ये है कि अगर ना आती हो तो आपका काम फिर भी चल जाता है। हाँ, अगर आती हो तो आसानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना आती हो तो कोई बहुत मसले की बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप कंपैरिजन कर सकते हो अपनी बेसिस पे, अगर आपको यूएस से या यूके से कंपैरिजन करना हो या किसी और कंट्री से, कि आपको क्या लगता है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं जर्मनी में, या मतलब उतनी ही है जितनी बाकी कंट्रीज में भी हैं? और मतलब लैंग्वेज कोई वाकई में बैरियर है, या मतलब इट्स इजी टू गो विद इट? व्हाट डू यू थिंक, इफ ऑन योर पर्सनल बेसिस यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन? मैं कोई कॉन्क्रीट कंपैरिजन तो नहीं कर सकता, क्योंकि कभी यूके या यूएस मेरा जाना हुआ नहीं। हम्म, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली काफ़ी इकोनॉमिकल ऑप्शन है, कि आपका हम्म, मेन खर्चा जो है वो सिर्फ आपके अपने लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। हम्म, ये नहीं कि आप कोई बहुत ही ज़्यादा ट्यूशन फीस वगैरह पे कर रहे हो जिसके लिए आपको खुदा ना खासा लोन वगैरह लेना पड़ जाए। हम्म, ऐसा मुश्किल ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं जर्मनी में, तो हम्म, फिर हो सकता है कि आपको फीस वगैरह कोई बहुत ज़्यादा पे करनी हो। लेकिन हम्म, यूजुअली फीस जो है एक फीस, हाँ कि फीस तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर आपके एक जगह पे आप $1,000 पे कर रहे हैं और यहाँ पे आप सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। सही। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, अगर आपको जर्मन आती हो तो डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। हम्म, और लेकिन अगर आपकी कोई टेक्निकल फील्ड है, जैसे कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हम्म, फील्ड है, तो उसमें अगर आपको इंग्लिश ना भी आती हो तब भी काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं।
लेकिन कुछ फील्ड्स हैं आई थिंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह इस तरह की जहाँ पे मैं खास वो प्रेफर करते हैं कि आपको जर्मन आती हो, अच्छी आपकी कमांड हो। सही। और और तो मैं इतने कंपैरिजंस नहीं कर सकता क्योंकि वही मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है किसी और कंट्री के साथ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप इधर आए और आपने देखा कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, कि यहाँ पे अब मैं कुछ कर चैलेंजेस नहीं में आप सकता। क्या कंसिडर करोगे? क्या चीज़? लैंग्वेज वुड बी द चैलेंजेस में क्या कंसिडर करोगे? लैंग्वेज, अगर अगर तो आपको लैंग्वेज सीखने का शौक हो हम्म, तो फिर तो एक अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा कि आप उसे आप चैलेंज नहीं कह सकते। मैं मुझे लैंग्वेजेस का शौक है तो मेरा जो सबसे पसंदीदा पार्ट था कुछ सीखने का, स्कूल हो यूनिवर्सिटी हो जो भी हो, उसमें गोएथे में जर्मन सीखना मुझे सबसे अच्छा लगा था। कि मुझे खैर पर्सनली मेरे लिए काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस था, तो उसे मैं एज अ चैलेंज तो नहीं कंसिडर करूंगा। ये है कि मुश्किल है डेफिनेटली, एक नई ज़बान में आपने अपने आप को ट्रेन करना होता है, एक डिफरेंट तरीका होता है आपके सोचने का, आपके वर्ड्स फॉर्म करने का, आपकी कभी कभी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है डिफरेंट लैंग्वेज में। लेकिन उसे चैलेंज नहीं कह सकते आप, उसे एक्सपीरियंस कह सकते हैं। लेकिन यह है कि एक स्टेप है जो कि आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको फुली हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर आप नहीं होंगे तो फिर आप फंस जाएंगे कि अगर आपका दिल नहीं है सीखने में और आप कर रहे हैं तो फिर आप यही सोचते रहेंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सही। ओके। अच्छा, काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं, हम साथ साथ क्वेश्चंस भी ले लेंगे कि काफी लोग बायोटेक्नोलॉजी का पर्टिकुलरली बहुत पूछ रहे हैं या नेशनल साइंसेस से रेलेवेंट। आई मीन आई नो दैट यू आर नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम दैट फील्ड, लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया हो कि बैचलर्स इस फील्ड में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल टी ड्रेस्टन में या आपके इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटीज में, और वो भी सेम ही प्रोसीजर है और लैंग्वेज वहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, या इज इट इजियर टू गेट इन देयर, मतलब अगर आप शेयर करना चाहो। टीयू ड्रेसन में आई थिंक मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी या इस तरह का कोई कोर्स है जो कि बैचलर में वो ऑफर करते हैं। ज़्यादा तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो इस तरह के कोर्स में था। फॉर और बैचलर। हाँ, लेकिन वो पाकिस्तानी स्टूडेंट नहीं था। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि कोर्स ऑफर करती है टीयू ड्रेसन। लेकिन खैर अगर आपको इस तरह के कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप डार्ट जो वेबसाइट है DAAD.DE सॉरी, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप कोर्सेज सर्च करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कम कोर्सेज मिलें। मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस वगैरह के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी कम कोर्सेज हैं बैचलर्स के। और जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह ये भी फिर थोड़े डेटा साइंस की तरह थोड़े नीश सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो ये मुश्किल है कि आपको इंग्लिश में मिलें, लेकिन जर्मन में ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे। टीयू ड्रेसन में तो है इसका बैचलर्स का, इतना मुझे पता है। सही, सही। और अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स? कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज यहाँ पे बहुत हैं। मैंने मैंने देखा है अपने सर्च में, मुझे इस तरह के कोर्सेज बहुत मिले हैं। अब मुझे उन कोर्सेज के कंटेंट्स का तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, ना ही पता हो कि उसके बाद किस तरह की जॉब आपको मिलती है। लेकिन क्योंकि कोर्सेज मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं तो उसका यही मतलब होगा कि लोग आके पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद उसमें कुछ कर भी रहे होंगे। आई गेस के ज़्यादा स्कोप इसका ये होगा कि आप रिसर्च टाइप की फील्ड्स में आप आगे जाएंगे। मेरे ख्याल से एक डेस्क जॉब, मुझे पता नहीं उसका क्या स्कोप होगा, लेकिन मेरे ख्याल में कोई एक प्रोग्रामर वाले की तरह की डेस्क जॉब शायद कम हो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की। लेकिन कोई रिसर्च टाइप के कोई फील्ड में ज़्यादा स्कोप होगा इसका, आई गेस। And same will be for physics and other subjects as well. फिजिक्स के लिए भी थोड़ी रिसर्च बेस्ड फील्ड ज़्यादा हैं। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, उसने भी मेरे साथ गोएथे से ही जर्मन सीखी थी और वो लाइप्जिग यूनिवर्सिटी से फिजिक्स कर रहा है या कर चुका है, मैं श्योर नहीं हूँ। उसका फ़ायदा ये है, अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो लाइप्जिग में फिजिक्स इंग्लिश में ऑफर होता है कम्प्लीटली। तो उसके लिए आपको जर्मन नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं आपको लाइप्जिग यूनिवर्सिटी रेकमेंड करूंगा। ओके। अच्छा, उसके अलावा ये भी है कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो आई मीन ओके, इट डिपेंड्स ऑन द
which field you want to choose, but would you recommend still job or masters? सॉरी, एक दफा सवाल रिपीट कर So, देगा? sorry. अगर आपने बैचलर्स किया है, जैसे आप जो ओके। फील्ड जिस फील्ड में आप बैचलर्स कर रहे हैं, इस फील्ड में आप जॉब भी प्रेफर करोगे या मास्टर्स में जाने प्रेफर करोगे कि मास्टर के बाद आपको हायर लेवल की जॉब मिल सकती है, या आपको लगता है इतना फर्क नहीं पड़ता? बैचलर के बाद आपको मेरे ख्याल में सही जॉब मिल सकती है कि आपको अगर आप मास्टर ना भी करें तो तब भी आपको एक कंफर्टेबल जिंदगी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। सही। मैं चाहूंगा कि खैर मेरा भी कोई सेट इन स्टोन नहीं है कि मैंने आगे क्या करना है। अगर तो मेरा पाकिस्तान जाने का इरादा हुआ वापस, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पे एजुकेशन की फील्ड में जाऊँ और डेटा साइंस से रिलेटेड कुछ वहाँ पे एक इनिशिएटिव लूँ। तो उसके लिए सही। फिर मैं प्रेफर करूंगा कि मास्टर और इंशाल्लाह पीएचडी करके ही फिर पाकिस्तान जाऊँ, ताकि फिर कुछ कर भी सकूँ वहाँ पे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर पढ़ाऊँ या कुछ करूँ। लेकिन अगर मेरा यहीं पे कुछ अरसा या लॉन्ग टर्म काम करने का इरादा बना, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे मास्टर करना बहुत ज़रूरी होगा, कि बैचलर से भी मेरा काम हो सकता है आसानी से। लेकिन वही पे डिपेंड करता है कि आगे बंदा करना क्या चाह रहा है। अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं तो फिर तो हाईली रिकमेंडेड होगा कि आप मास्टर्स करें और हो सके तो पीएचडी करें। लेकिन अगर आप एक जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर बैचलर से भी काम आपका आसानी से बन सकता है। सही। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास और भी आ रहे हैं, बट आई गेस इट्स मोर लाइक ये फील्ड वेरी कर रही है, बिजनेस मैनेजमेंट और डिफरेंट हुआ है, लेकिन वो वही बात है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं आप उसे देख सकते हैं एंड देन यू जी गेट टू नो द जी प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, बट यू स्टिल थिंक के मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, इट ऑल डिपेंड्स पर्टिकुलरली ऑन इफ इट इज इन लैंग्वेज, मतलब जर्मन और इंग्लिश। तो अगर आपको जर्मन सीख के आना है और वो सब कुछ करना है तो वो एक थोड़ा सा इजियर पाथ है एज कम्पेयर टू अगर आप मतलब चैलेंज लेके आए हैं और वो सब कुछ हम्म। लेकर। आप अच्छा, इससे जर्मन, आगे जी मैं हाँ कह रहा हूँ बोलिए। आप जर्मन यहाँ पे भी सीख सकते हैं और वो 1 साल के अंदर आप सही सीख जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने जर्मनी ही से फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश जर्मन सीखी थी, तो उसको मेरी तरह इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था पढ़ाई स्टार्ट करने में। लेकिन उसका ये है फिर आपके लिए वो एक्सपेंसिव होगा ऑप्शन पाकिस्तान के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ से जर्मन सीखना थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो एक सेमेस्टर जर्मन का है वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर होता है, लेकिन आप किसी लैंग्वेज स्कूल से अगर जर्मन सीखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो अगर आप वो कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो फिर तो सही है, वरना बेहतर होगा कि आप पाकिस्तान से एटलीस्ट B2 तक सीखें और फिर यहाँ पे आके C1 करें। सही सही। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं एक दफा उसके भी करूंगी। मोस्टली तो मेरे ख्याल में मैं साथ साथ इसमें लेके चलती रही हूँ। खैर, इसके अलावा हम ये डिस्कस कर सकते हैं और मुझे लगता है ये स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि सिर्फ आई गेस लैंग्वेज ही एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, उसके अलावा मतलब और ना ही सिर्फ स्टडीज, लेकिन बाकी आपको क्या लगता है कि अगर आप हमेशा पाकिस्तान में रहे हैं, कभी घर से नहीं निकले, जी जी एंड देन यू कम ऑल द वे टू जर्मनी एंड यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो मतलब वो लोगों के साथ घुलना मिलना और सारी डायरेक्शन वो आपका कैसा रहा है, या आपको क्या लगता है क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए? फॉर एग्जाम्पल मतलब कुछ लोग को होम सिकनेस बहुत हो जाती है और वो नहीं समझ पाते कि कैसे कोप अप करना है चीजों के साथ। एक चीज़ तो जब आने से पहले ही आप ना अपने पीएसए का कांटेक्ट करें, देखें कि आपकी सिटी में कोई पीएसए है। पीएसए यानी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, ये तकरीबन हर सिटी में होती है। अब जैसे पीएसए ड्रेसिंग की, खैर आप भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं तो आपको भी पता है कि कैसा एक्सपीरियंस होता है कि अगर आपके यहाँ पे कुछ एक दो कॉन्टेक्ट्स भी बन जाएं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि आप एक नए शहर में आए हैं तो आपकी एकोमोडेशन में लोग हेल्प कर देते हैं, आपको रास्तों का पता चल जाता है, आपको दुकानों का पता चल जाता है, कहाँ से क्या चीज़ मिलती है, कहाँ से सही चीज़ मिलती है, और काफ़ी हेल्प हो जाती है। काफ़ी आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं कि हमारा भी जो सर्कल है काफ़ी अच्छे दोस्तों का सारे पीएसए के ही थ्रू जान पहचान है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप अपने सिटी की पीएसए को कांटेक्ट करें। यूजुअली इनके फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं। फेसबुक के, अगर आप फेसबुक पे ना हो तो
पता नहीं, कोई ना कोई तरीका होता ही होगा। खैर आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई कॉन्टेक्ट्स। अगर तो मिल जाते हैं तो आप शायद वे ना हो कि आप दूर रहें पाकिस्तानियों से। इस तरह के होता है कभी कभी माइंडसेट, लेकिन हमेशा बेहतर होता है कि आप इस तरह के कॉन्टेक्ट्स बना लें। तो दरअसल आपकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, आपको एक सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिल जाते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम वगैरह होती है तो लोग मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो ओके, काफ़ी बेनिफिशियल होगा कि अगर आप अपने सिटी की पीएसओ को कांटेक्ट करें। सही है। एक हमारे पास क्वेश्चन है वाजिद अली का, वो पूछ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स के लोग डेटा साइंसेस में जा सकते हैं? लिंग्विस्टिक्स के लोग से मुराद क्या है? आपने बैचलर्स आई में गेस लिंग्विस्टिक्स? कंप्यूटेशनल आई गेस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही है अभी, क्योंकि मेरे में इन्हीं का ही लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप बैचलर की बात कर रहे हैं या मास्टर की, सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है। अगर आप बैचलर के लिए हैं तो फिर आपके वो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके ए लेवल्स या इंटर का रिजल्ट होगा, वो मैटर करेगा। तो अगर आप बैचलर के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं हो, ज़रूरी तो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि आप लिंग्विस्टिक के हैं या आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप हर कोर्स की जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कोर्स टू कोर्स डिफर करता है। मेरे ख्याल में आप जा सकते होंगे कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मास्टर्स इन डेटा साइंस के लिए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर इन कंप्यूटर साइंस या बैचलर इन डेटा साइंस चाहिए होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि वो यूजुअली उन्होंने एक दो फील्ड्स लिखी हुई होती हैं रिक्वायरमेंट्स की, और उसके आगे लिखा हुआ है और नबील इस्लाम। यार नबील नवीन भाई, पूछ रहे हैं old people can do data science or not? पहले मैं वो बात कंप्लीट कर लूं। यार नबील भाई, आपने मेरा ना ट्रेन ऑफ थॉट जो है उसको तोड़ दिया। यूजुअली लिखा होता है कि कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस और अ कंपेरेबल फील्ड। तो मैं अज्यूम करूंगा कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स वाले लोग भी डेटा साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी प्रोफाइल को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। नबील भाई आप यार, आप अगर चाहें ना तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं। आप टेंशन वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा आई गेस ऐसे कुछ लोगों के बायोटेक फील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कुछ लोग मास्टर्स और पीएचडी के बारे में भी बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये सेशन हम पर्टिकुलरली बैचलर्स से की और अंडरग्रेड की स्टडीज के हवाले से कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक सेशन ये भी होगा कि जिसमें मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से भी बात करेंगे। मैं खुद क्योंकि यहाँ पे पीएचडी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम इस बारे पे भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के क्वेश्चंस बैचलर स्टडी से रिलेटेड हैं या आपको कोई भी इसके बारे में कुछ जानना है, तो प्लीज आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग मैं मुझे नजर आ रहा है जो बायोटेक के बारे में भी बातें कर रहे हैं, लेकिन वही मैं इब्राहिम पहले भी बात कर चुके हैं कि बैचलर्स हैं, कोर्सेज हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे जर्मन में भी हो रहे हैं, कहीं पे इंग्लिश में भी हो रहे हैं, लेकिन आई गेस प्रोसेस फिर भी अप्लाई करने का और ये सब मोस्टली सेम ही होगा, मोर और लेस। आई ओके। अच्छा, और इसके अलावा आप कोई अपना कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? ये आपके जितने भी साल, अभी तक 4 साल हो चुके हैं जर्मनी में? जी 4 साल हो चुके हैं। सही, सही। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें, देन आई गेस वी विल जस्ट कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। एक्सपीरियंस ही रहा है, जो शिराज जो फ्रेंड है उसका कहना होता है जब भी कुछ नया हम लोग ट्राई करते हैं और वो पसंद नहीं आता या पसंद आ भी जाए तो वो कहता है कि ये इरफारुंग था। इरफारुंग जर्मन में एक्सपीरियंस को कहते हैं। तो एक डेफिनेटली एक इरफारुंग तो ये रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी, कि मुश्किलात का सामना हुआ है, लेकिन फिर ये भी सीखा है मैंने कि किस तरह चीज़ों से डील करना चाहिए, करना होता है। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं बता सकता क्योंकि आपका नहीं, क्वेश्चन मतलब ऐसे ही कोई ऐसी थोड़ा-सा कोई वेग था। कोई पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी या कोई वाकया कुछ ऐसा हुआ हो जो मे बी कुछ स्टूडेंट्स के लिए लाइक हो एज अ लाइक नॉट पर्टिकुलरली टू द स्टडीज बट ओवरऑल। जब जब मैं नया-नया आया था तो मैं टेम्परेरीली, सारिम भाई थे हमारे एक फ्रेंड, पीएचडी कर रहे थे यहाँ पे, उनके साथ रुका हुआ था। फिर वो पाकिस्तान चले गए थे तो मैं घर पे अकेला था और मैं चाबी जो है घर के अंदर भूल गया था।
और क्रिसमस हॉलीडेज आने वाली थी, तो घर से बाहर में लॉक हो गया था। तो वो एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर मुझे जो तलहा भाई जो है उनके साथ जाके रात गुजारनी पड़ी थी। उसके बाद फिर पता नहीं डिफरेंट हाउसverwaltung और Schlüsseldienst के चाबियों वाले जो कंपनीज होती हैं उनके पास जा रहा था मैं कि कोई खोल के दे दे। मुझे ये नहीं पता था कि मैं चाबी कहीं गिरा चुका हूँ बाहर या फिर जो है घर में भूल चुका हूँ। तो ये काफी टेंशन वाला मेरे लिए वक्त था वो, क्योंकि हो सकता था कि अगर तो घर में तो कोई 60 यूरो का चार्जेस आने थे, अगर बाहर कहीं गिरा दी होती चाबी तो तकरीबन 600 यूरो का खर्चा आ जाता कि उन्हें पूरी बिल्डिंग के ताले बदलने पड़ते। और सही। जिनका घर था वो पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उनको क्या बोलता कि आपके दरवाजे जो है वो अब नहीं खुल सकते। लेकिन सही। खैर उन्होंने फिर एक कंपनी ने फिर मुझे खोल के दे दिया था। तो सही। एक टेंशन वाली रात थी काफी मेरे लिए, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस था। जब नया नया बंदा आता है तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें उसके साथ होती हैं कि कभी कोई सेमेस्टर टिकट भूल जाता है और 60 यूरो का फाइन लग जाता है एग्जाम में सही। बगैर टिकट के। लेकिन इस तरह के चैलेंजेस आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ। कोई टेढ़े मेढ़े से उल्टी सीधी चीजें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे वो होंगी आपके साथ। सही, सही। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, एनी गुड इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान दैट यू रिकमेंड टू लर्न जर्मन? अगर आप कराची में हैं तो गोएथे सबसे बेस्ट है। वहाँ पे बल्कि अब कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ B2C की थी और वो वहीं पे पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपका वहाँ पे जाना हो और आप मिस्टर अहमद करीम या मिस्टर साहिब चांडियो से मिलें तो उन्हें मेरा सलाम कहेगा। इस्लामाबाद में आई थिंक NUML है, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई नमल। लैंग्वेजेस हाँ, नमल। इट्स यूनिवर्सिटी फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेज, आई थिंक। और लाहौर में भी एक कोई इंस्टीट्यूट था, मैं गोएटे इंस्टीट्यूट, लाहौर में भी गोएटे इंस्टीट्यूट है। एक गोएथे इंस्टीट्यूट है और फिर एक और भी है आई थिंक किसी जर्मन वुमन के का नाम है, कुछ इस तरह का है। मैं मुझे सही से याद नहीं कि क्या था, लेकिन लाहौर में भी कोई एक इंस्टीट्यूट है। सही, ये सही। इनका तो मुझे पता है। कराची की मैं आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले थे मुझे वहाँ पे। हुँ, इस्लामाबाद और लाहौर का मैं इतना नहीं बता सकता, सही। लेकिन उससे हट के तो फिर मुझे इतना आइडिया नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या पता हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है काफ़ी सारे लैंग्वेजेस ऑफर करती हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने की। अब सही। पाकिस्तान में अगर करती हो तो अच्छा होगा कि आप वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसका भी हुँ, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरा अपना कोई इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है। यस, ओके। एंड मेरी हाँ, लाहौर में ये है। जी ओके, किसी ने शुक्रिया। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या बायोटेक्नोलॉजी वाले जर्मनी में बेरोज़गार रहते हैं? इस सवाल का तो मैं सॉरी आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन रोजगारी खैर ये अल्लाह की तरफ से है। अगर आपके नसीब में होगा तो आपको मिलेगा इंशाल्लाह। वो फिर डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ हैं और किस फील्ड में और क्या कर रहे हैं। अगर हुँ। आपके नसीब में लिखा है तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और एक आई गेस हम ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, वो ये है, वैसे तो उन्होंने ये पूछा कि आपने पाकिस्तान में बैचलर्स क्यों नहीं किया, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से फॉर्मुलेट करूँगी कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में बैचलर करके बाहर जाना, फिर पढ़ना या जॉब करना ज़्यादा बेटर है, या बैचलर्स के लिए ही बाहर जाना दैट इज़ मोर बेनिफिशियल? आप अगर बैचलर पाकिस्तान में करते हैं और मास्टर यहाँ पे करते हैं तो एक थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीका है बाहर हुँ, जाने का और रेकमेंडेड भी यही है। लेकिन अगर आपका दिल है कि आप बैचलर्स में के लिए बाहर जाएं, और एक ये एक रिस्क होता है कि आप एक चैलेंज होता है कि आप एक नई ज़बान सीखें और नई ज़बान में पढ़ाई करें। अगर आप ये हुँ, लेने के लिए तैयार हैं तो आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये करें तो ज़रूर करें। कि ज़्यादा आसान होगा कि अगर आप बैचलर पाकिस्तान से ही करें और यहाँ से आके मास्टर करें, लेकिन अगर आपका दिल है कि आप यहाँ से बैचलर करें, आप हुँ, एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि ज़बान कैसी है ये और इसमें पढ़ना कैसा होता है, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, इसके अलावा मतलब आपको, चलिए ये तो एक आपकी विल और उसकी बात है, लेकिन आपको क्या लगता है जॉब्स के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये भी तो हो सकता है कि लोग मतलब बैचलर के लिए इसलिए अप्लाई करते हैं कि जॉब मिलना जी, आसान है, दैट्स प्रेफरेबल? अगर आप बैचलर करके
यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो आपके लिए जॉब करना या जॉब मिलना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी डेवलप हो चुकी होंगी उस वक्त तक जब आप जॉब ढूंढने जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई के बाद जर्मन सीख रहे होते हैं और काफ़ी मुश्किल हो रही होती है उन्हें, या पढ़ाई के साथ साथ जर्मन सीखने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है कि आप पढ़ाई भी मैनेज कर रहे हैं और जर्मन भी सीख रहे हैं। आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और फिर बस आप जर्मन सीख रहे हैं, वो एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस जैसी फील्ड में तो आपको मिल जाती हैं आसानी से इंग्लिश में जॉब्स, लेकिन काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जिनके लिए आपकी जर्मन की रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि आपको एटलीस्ट B1 या B2 तक आती हो। तो मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो कि काफ़ी कोशिश करते हैं जर्मन सीखने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता या सीख नहीं पाते और उस वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए अगर आपका बैचलर में अगर आपकी बेस बनी हुई होगी तो फिर ये है कि आपको काफ़ी आसानी होगी जॉब मिलने में, कि आप जो HR या जो भी आपका केस डील करेंगे वो ये देखेंगे कि आपने इतने साल जर्मन सीखी है तो उनको आपके साथ कम्युनिकेट करने में कोई मसला नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप को जर्मन आती हो और आपके साथ एक और कोई पाकिस्तानी एप्लीकेंट हो जिसने इंग्लिश में पढ़ाई करी हो और बिल्कुल के B1 जर्मन 4-5 महीनों में सीख के उन्होंने दिखाया हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको प्रेफर करेंगे। अच्छा, और एक ये ओके, एक जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये चीज़ फिर आपकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करती है। अम्मा बाबा काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे इस डिसीजन के से। हाँ, कि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं कि नहीं ये नहीं करो या अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है या कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन अगर बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, अगर अगर तो आप ऐसे बंदे हो कि आप हाथ से निकल जाओगे, तो अगर आप कराची में रह रहे हो तब भी हाथ से निकलोगे, चाहे जर्मनी में आके रह रहे हो तब भी इस तरह होगा। लेकिन अगर आप की नीयत सही हो कि आप पढ़ने जा रहे हो, जो काम करने जा रहे हो उसे वही करना है, तो फिर इतना कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर आपके वालिदैन आपके ऊपर भरोसा करके भेज रहे हैं आपको कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, सही चीज़ें करने जा रहा है, तो अच्छा होगा कि अगर आप उनको डिसअपॉइंट ना करें, हाथ से ना निकलें। हाँ, लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है कि वो डिफाइन किस तरह किया जा रहा है हाथ से निकलना। हाँ, लेकिन ये फिर ये है कि अगर आप निकल भी जाते हैं तो उम्मीद है कि आप फिर सेंसेस में आ जाएंगे और फिर अपने आप को बदलेंगे। लेकिन ये है कि अब मैं यहाँ पे हूँ कि मैं कोई पार्टी करने वाला बंदा नहीं हूँ, ना ही कोई हराम खाने वाला या कोई ड्रग्स वगैरह करने वाला बंदा हूँ। चुप करके बैठता हूँ, आराम से लोगों की बातें सुनता हूँ। तो ये है कि बंदा तो बंदा डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आप हाथ से निकलेंगे तो आप हाथ से निकलेंगे, चाहे वो कराची में हो या जर्मनी में हो, मतलब आई गेस पाकिस्तान में। मेन डायलेमा जिससे अटैच्ड है वो ये है कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट का बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा और आपको कोई मतलब बुरे रास्ते पे लगा सकता है। इट्स वेरी इजी, बट आई गेस इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप किसी चीज में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ पे जर्मनी में, आई गेस मोस्टली कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि आपको कोई उसमें इंटेंशनली इन्वॉल्व नहीं करता, जबरदस्ती नहीं लाता। पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट वैल्यूज एंड बिलीव्स यू हैव। इफ यू डोंट वांट टू ईट हराम, सो दे वोंट पुश यू फॉर दैट। जी। तो मेरे समय ये थोड़ी सी चीजें होती हैं जो लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं कि हाय बच्चे बाहर चले गए हैं, अब वहां पे तो होता ही यही है, ये चीज मिलती नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है, तो लोग बच्चे ऐसे ही करेंगे। ये आप आप पे ये मेरे समय आप, ज्यादा होता आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कल्चर अच्छा है उनका कल्चर अच्छा नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं करते। है। पाकिस्तान में मैंने नोटिस करा है लोग गालियां बहुत देते हैं, हर दूसरे जुमले हम्म, में कोई ना कोई गाली निकल रही होती है, जो कि मुझे हम्म, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे लोग इस तरह नहीं करते, यहाँ पे उनकी काफ़ी एक अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं यूजुअली। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान में बातें की जाती हैं उस तरह नहीं करी जाती। हम्म, इस तरह तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको एक ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, कि हाथ से बाहर निकलने के बजाय आप हाथ में वापस आएंगे। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से बाहर जाके बंदा हाथ से बाहर निकल जाएगा। एक डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करेगा, उस कल्चर की अगर वो अच्छी चीज़ें अपनाए तो उसके लिए बेहतर होगा, अगर उसकी वो बुरी चीज़ों को अपनाएगा तो फिर आप कह सकते हो कि वो हाथ से बाहर निकल रहा है। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक जगह अच्छी है दूसरी जगह सही नहीं है तो वहां पे ना जाओ।
अच्छा, ये एक उमैर अयाज ये इन्होंने जो जी। क्वेश्चन पूछा है कि any fully funded scholarship opportunity for biomedical students? बायोमेडिकल स्टूडेंट, बीएस नर्सिंग, इसके लिए आपको मैं तो नहीं इतना गाइड कर सकता, आपको चेक करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है और फिर देखेंगे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कौन कर रहे हैं। मुझे डॉइचलैंड स्टिपेंडियम का पता है, वो मेरे ख्याल से फुली फंडेड तो नहीं होती और वो आपके कोर्स पे नहीं डिपेंड करती, वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन वो ये है वंस कि आप यहाँ पे आके पढ़ना शुरू कर हो चुके हो, आपने एक दो सेमेस्टर यहाँ पे लगा लिए हो, उसके बाद फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैचलर की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मुश्किल है कि मिले। चलिए, आई थिंक हम अपना आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो जी, मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस कोई एंड मसला just in case if people want to ask some question like legit questions related to how they can apply or something, maybe you can share your email address later on. Is चलें, it ठीक। possible for you? Whatever is convenient. So आप वो बाद में हमें दे सकते हैं और हम पोस्ट पे उसको टैग कर देंगे कि अगर किसी को प्रोसीजर से रिलेटेड या क्वेश्चन पूछने के आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं व्हाटएवर, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कि इसका क्या स्कोप है, इसका क्या नहीं है। आई गेस वो थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को खुद भी रिसर्च करना चाहिए। गूगल इज देयर फॉर अस। लेकिन ये है कि अगर कोई लेजिट क्वेश्चन हो तो मे बी पीपल कैन आस्क यू। चलें, तो मैं आपको अपनी ईमेल बाद में दे दूंगा, लेकिन हम्म, मैं उम्मीद करूंगा कि स्पैम नहीं आएगा मेरे पास हाँ, और अच्छा होगा कि ठीक है, मुझे आगे ज़्यादा स्पैम ना मिले। लेकिन चलें, राइट, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ईमेल बाद में। ठीक है। और दूसरा, जितने भी लोगों के पास इस वक्त ये क्वेश्चन है कि हमें कोई मास्टर्स की स्कॉलरशिप के बारे में बता दें या डार्ट स्कॉलरशिप के बारे में, मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया, मे बी आपने चीज मिस कर दी कि हम इन चीजों के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ये सेशन पर्टिकुलरली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए था और इसीलिए हमने उसी के साथ ही इस चीज को ज्यादा मंसूब रखा है। तो पीएचडी या मास्टर स्कॉलरशिप या क्या प्रोसीजर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच इब्राहिम फॉर थैंक ज्वाइनिंग अस यू बाजी। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक डॉक्यूमेंट। यू। और इंशाल्लाह कल हमें फ्यूचर में एक डाटा साइंटिस्ट भी मिलेंगे जो कुछ पाकिस्तान इंशाल्लाह। में स्टेम एजुकेशन के लिए कुछ करेंगे, तो जरूर खुशी होगी इस बारे में जान के। थैंक यू ठीक, सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।